नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सॉल्व पेपर की बात करेंगे। ए टू जेड जानेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है वर्ग 3 में चयन परीक्षा में अव्वल आना है, तो ये सारे प्रश्न जानना समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। 30 प्रश्न करेंगे। 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक रहेगा, सभी को कमेंट करना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स को जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। चलिए आइए शुरुआत करते देर करते हुए। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न है, मोटर विकास को किस रूप में जाना जाता है? मोटर विकास को किस रूप में जाना जाता है? हाथों पर नियंत्रण, मांसपेशियों पर नियंत्रण, पैर पर नियंत्रण या शारीरिक वृद्धि होना? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। सभी क्लासेज में हमने आप सभी को बताया, प्रैक्टिस सेट में हमने सभी को बताया हुआ है, चर्चा किया हुआ है। जब भी मोटर की बात की जाती है, मोटर मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं मांसपेशियों पर नियंत्रण हो जाता है, और ये मांसपेशियों का नियंत्रण जीन पियाजे जी की प्रथम अवस्था कहलाती, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कहलाती। तो समझ जाइएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि सन 1912 में बुद्धिलब्ध के बारे में किसने बताया था? वेस्लर, गैरेट, स्टर्न ने या आपके जीन पियाजे जी ने? किसने बताया था? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सन 1912 की बात कर रहे हैं। 1912 में बुद्धिलब्ध के बारे में किसने बताया? तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे। सन 1912 में बुद्धिलब्ध के बारे में किसने बताया? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। तो किसकी बात करेंगे? विलियम स्टर्न की बात करते हैं। विलियम स्टर्न की अगर बात करते हैं तो विलियम स्टर्न कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अगर ये प्रश्न आता है तो ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है। क्या करना है आपको? कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये आपके जर्मन मनोवैज्ञानिक कहला जाते हैं, और इन्होंने ही बुद्ध आईक्यू की अवधारणा तैयार की है। आईक्यू जो होता है, मानसिक आयु को कालानुक्रमिक आयु से विभाजित करने में 100 के गुणा किया जाता है। मतलब MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100। MA मतलब मानसिक आयु, वास्तविक आयु और गुणे 100 कर दीजिए, IQ आपका निकल आएगा, यानी बुद्धिलब्ध निकल आती है। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए किसकी? विलियम स्टर्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि किसने बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र बताया? ये भी बेहतरीन प्रश्न है, यानी बुद्धिलब्ध का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से किसने बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र बताया? आपके ऑप्शंस हैं ब्लैंटन ने, टेम्पलिन ने, टर्मन ने या आपके मिलर ने। किसने बताइए? और आपने नाम सुना होगा टर्मन और मिलर, ये आपने नाम सुना होगा, ये इन मनोवैज्ञानिकों का नाम सुना होगा। तो किसने बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र बताया है? तो मैं बता देता हूँ, 1912 में किसने बताया है? टर्मन ने। 1912 में टर्मन ने बुद्धिलब्ध आईक्यू नामक अवधारणा का सुझाव दिया, और बुद्धिलब्ध मानकीकृत परीक्षण के प्राप्तांक को संदर्भित करता है और मानव बुद्धि का आकलन और यह माप करता है। और बुद्धिलब्ध विलियम स्टर्न की बात आती है, टर्मन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इनमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो टर्मन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम टर्मन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य नहीं है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया। सभी को कमेंट करना है, सभी को फीडबैक करना है, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो राइट आंसर क्या होगा? हमें निगेटिव और उद्देश्य नहीं है, वह हमें बताना है। तो ये जानना जरूरी कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं। छात्रों की मजबूती और ज़रूरत शिक्षक तय करें। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व निर्देशन आकलन का उद्देश्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि छात्रों की मजबूती और ज़रूरत शिक्षक ही तय करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि छात्र किस में मजबूत कर पाएंगे या मजबूती किस में है। ठीक है, ज़रूरत क्या क्या बच्चों को पड़ती है तो शिक्षक ही यहाँ तय कर पाएंगे, तो बेहतर हो जाएगा यहाँ पे।
दूसरा, इस बात की पहचान करना कि क्या वे विषय वस्तु को समझने में सक्षम होंगे कि नहीं। ये पहले से आकलन कर लिया जाए कि सक्षम होंगे या नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में आप पहले से, क्योंकि पूर्ण निर्देश आकलन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो पहले से आप आकलन नहीं बता सकते हैं कि वो सक्षम हो गया या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाँ नहीं में संभावना नहीं होती। आपको समझाना है, आपको बताना है और बच्चों को प्रिपेयर करना है, आपको सिखाना है, ठीक है ना। तो ये आपका यह उद्देश्य नहीं होगा। बाकी तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की पूर्व दक्षता, कौशल और समझ को निर्धारित करना, ये बिल्कुल सही होगा। तो ये दोनों सही होंगे, दूसरा सही नहीं होगा, या उद्देश्य नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेहतरीन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता छात्रों को किस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या बोलते हैं? आलोचनात्मक सोच बोलते हैं। तो आलोचनात्मक सोच जो है बच्चों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो क्या वह उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम बनाती है? किस उपलब्धि को प्राप्त करने में, ये बताना है। तो वे अच्छे विद्वान बनते हैं या वह समस्या को बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं। देखिए, आलोचनात्मक जो सोच होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, इसको डिफ़िकल्ट माना जाता है। क्रिटिकल होता है ना, बोलते बहुत क्रिटिकल है भैया, बहुत कठिन है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है। तो आपके सोचने की क्षमता को विकसित करने का महत्वपूर्ण तत्व होता है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा विद्वान बनने से। और कह रहा है कि वे अपने से 2 अक्षर ऊपर के छात्रों को बराबर उपलब्ध हासिल करते हैं। तो अपने से 2 ऊपर 2 नीचे करना, यह निगेटिव हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प तो होगा नहीं। तो वे अच्छे विद्वान को हमें ना ज़्यादा करके हमें क्या बनाना, वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बने, वो ज़्यादा सही होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, आप बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गणित में किसी छात्र की कमजोरी के क्षेत्र की पहचान की जाती है, उसे जाना जाता है। लिखित कार्य, मौखिक कार्य या उपचारात्मक कार्य की बात करेंगे, या नैदानिक कार्य की बात की जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गणित में किसी छात्र की कमजोरी के क्षेत्र का पहचान लगाना है। तो कमजोरी का अगर कहना तो नैदानिक मूल्यांकन ही आता है। नैदानिक मूल्यांकन या नैदानिक कार्य, यानी डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कठपुतली का उदाहरण है। वह आयामी हस्तकला, 3 आयामी हस्तकला या 4 आयामी हस्तकला, सभी लोग बताइएगा। सभी लोगों को फीडबैक भी करना है। हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग जैसा जानते हैं। और चयन परीक्षा का जल्दी आपको अपडेट आने वाला है, सभी लोग तैयार रहिएगा चयन परीक्षा का अपडेट के लिए, प्रिपेयर रहने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए अपडेट पाने के लिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की। मैं बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि पहले कठपुतली का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो कठपुतली का जो उदाहरण होता है वह 3 आयामी हस्तकला होता है। क्या होता है? 3 आयामी हस्तकला होता है। प्रश्न क्या पूछा गया है? कठपुतली किसका एक उदाहरण है? तब आपका जवाब होना चाहिए केवल 2 सही है, क्योंकि कठपुतली एक प्रकार का मनोरंजन होता है जिसमें धागे, छड़ों से बंधे हुए पुतले, गुड़िया का उपयोग किया जाता है। तो एक प्राचीन कला कहलाती है। और अक्सर ये पूछा जाता है कि कठपुतली की अगर कौन सी हस्तकला के श्रेणी पर आती है। यह आपके यूपी टीजीटी में भी पूछा गया था 2015 में, साइंस के होम साइंस के पेपर में, और आपके वर्ग 3 में भी पूछ लिया गया है। तो यह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है और 3 आयामी हस्तकला के अंतर्गत आता है। अगला, हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते पर कैसे लाते हैं? अभी हाइपर एक्टिव मतलब होता क्या है, ये जानना भी जरूरी है। हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते पर कैसा लाया जाए?
क्या उसे क्लास के सामने बिठाकर उस पर कड़ी नज़र रखें? तो ये तो नहीं कर सकते। उसके लिए कक्षा के लिए कोने को जगह बनाओ, ये भी नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हैं? कर हम यह सकते हैं कि उसे उसकी पसंदीदा गतिविधियां दे दें और उसे उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने के लिए कह दें। ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चा है, अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के बच्चों को इस प्रकार से हम उनका समाधान निकाल सकते हैं। अगला, छात्र की तैयारी, शिक्षक के दृष्टिकोण और व्यवहार और कक्षा नैतिकता अध्यापन में निम्नलिखित घटनों में से कौन सा होता है? तो कहीं ना कहीं जब छात्र की तैयारी हो, दृष्टिकोण, व्यवहार, नैतिकता दी गई, तो कहीं ना कहीं वह शिक्षा का मूल्यांकन ही होगा। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को विधिक्त नहीं किया जा सकता। देखिए, मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूँ तो विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव नहीं है, क्योंकि विशिष्ट परीक्षण नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव है। और मल्टीपल एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, यह विधिवत नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देखिए, मल्टीपल एजेंसी के सिद्धांत को विधिवत इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव नहीं है, क्योंकि कई विशिष्ट परीक्षण नहीं होते हैं। तो परीक्षण है, लेकिन कई ऐसे विशिष्ट परीक्षण नहीं होते हैं, इसलिए मल्टीपल एजेंसी के सिद्धांत को विधिवत नहीं किया गया है। इसका रीजन बताना, तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पे रीजन हो जाएगा, अन्य ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? कई बार छात्रों में व्यवसायिक शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वह गलत हो जाएगा। छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, तो छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना भी हो सकता है। फिर आगे अगला, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, तो परीक्षा के लिए तैयार करने से छात्रों को बेटर नहीं हो पाएगा। क्या करना पड़ेगा? विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करें। क्या करना है? विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है कि संवेदी और अवधारणा विकास को परिपक्व बचपन के अंत तक पूरा नहीं होता, या गलत है? कि संवेदी जो गामक अवस्था है वह अवस्था ही बचपन की है, तो बचपन तक पूरा कैसे नहीं होगा? बिल्कुल विकास पूरा होगा। तो ये पूरा नहीं होगा, गलत दिया गया, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। एक नवजात शिशु पिन चुभन और अन्य अप्रिय उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, ये बात सही दी गई। कोई भी नवजात शिशु होगा, अगर पिन चुभेगी, अप्रिय उत्तेजना आएगी तो वह संवेदनशील होगा, बिल्कुल रोने लगेगा, कुछ प्रतिक्रिया जरूर देता है। संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। जन्म के समय स्वाद और गंध केवल अल्प विकसित स्तर पर कार्य करते हैं, ये भी गलत नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं। तो कथन हमारा कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं कि कौन सा कथन अब गलत कथन बताना है। गलत कथन कौन सा है? वयस्क स्तर की तीक्ष्णता 7 या 8 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 3 से 4 सप्ताह के बच्चे आवाज़ पर प्रतिक्रिया करते हैं, यह भी सही बात है। जन्म के समय दृष्टि अच्छी तरह विकसित होती है, तो जन्म के समय दृष्टि अच्छी तरह से विकसित नहीं होती, वह धीरे धीरे आती है। तो यह कथन गलत दिया गया कि साइन इज वेल डेवलपमेंट एट बर्थ, तो जन्म के समय जो है दृष्टि अच्छी तरह विकसित होती है, गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही दिए गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आइसेनिक ने व्यक्तित्व विशेषता में एक तीसरा आयाम जोड़ा है। तो आइसेनिक की बात करते हैं, व्यक्तित्व विशेषता की तीसरे आयाम उसने क्या जोड़ा है? उसने तीसरे आयाम में आपका मनोविकार को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? मनोविकार को। याद रखिए, अगर प्रश्न में फिर से रिपीट होता है, पूछा जाता है, तो मनोविकार इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षार्थियों ने रचनात्मकता को बढ़ाएगा? देखिए, जो शिक्षार्थी है, बालक बालिका, उसमें रचनात्मकता को कौन बढ़ा सकता है? जो प्रश्न पूछें, प्रत्येक छात्र की जन्मजात प्रतिभा का पोषण करने को उन्हें अवसर भी प्रदान करें, प्रश्न भी पूछें। जब 2-2 पॉजिटिव ऑप्शन हो जाते हैं तो वह ऑलरेडी सही हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हमें जानना समझना कि ऑप्शन को भी देखना है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा क्या दिया गया है। ऑप्शन को देखकर भी हम सही आंसर लगा सकते हैं। अगला, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? अब प्राथमिक स्तर यानी फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के स्तर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह होगा आपके विषयों के शिक्षण और ज्ञान के तरीकों में योग्यता इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? ये भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं।
लेकिन पहले ये सॉल्व कर लेते हैं पेपर। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख हिस्से कौन होते हैं? तो विकासात्मक मनोविज्ञान में सबसे होता है बच्चों के आचरण का अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन बिहेवियर इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है ये बताना है। तो विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का अधिग्रहण काफ़ी हद तक परिपक्वता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रभाव जीव द्वारा प्राप्त परिपक्वता की अवस्था के साथ बदलता रहता है। ये भी सही बात है। परिपक्वता पर सही स्तर पर दिए गए प्रशिक्षण से बच्चों द्वारा कौशल का आसान अधिग्रहण होता है। ये भी सही बात दिया गया। तो भैया ये तीनों सही हो गए। तो चौथा ये ऑप्शन गलत होगा। चौथा कह रहा कि भेदभाव और एकीकरण विकास में समांतर भूमिका नहीं होती है। सही बात, क्योंकि भेदभाव और एकीकरण विकास में समांतर भूमिका होते हैं और कह रहा नहीं होते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा प्रसव पूर्व अवधि का चरण है? नहीं है। देखिए प्रसव पूर्व अवधि को हम डिम्ब की अवधि बोलते हैं, भ्रूण की अवधि बोलते हैं और आपके गर्भ की अवधि बोलते हैं। तो आपने देखो अभी तक जो भी हमने पेपर किया क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये चयन परीक्षा में भी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होगा 20 से 25%, इसलिए ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझ के जाइएगा। ठीक है ना। तो प्रसव पूर्व अवधि का चरण हम क्या नहीं बोलते? गर्भधान की अवधि को प्रसव पूर्व नहीं बोलते। डिम्ब की अवस्थी, भ्रूण की अवधि बोला जाता है और आपकी गर्भ की अवधि। तो गर्भ, डिम्ब और भ्रूण इन तीनों अवधियों को प्रसव पूर्व अवधि कहते हैं। गर्भधान की अवधि को प्रसव पूर्व में नहीं गिना जाता, ना ही माना जाता। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? देखिए संज्ञानात्मक की अगर बात करते हैं तो ना तो सिगमंड फ्रायड आएगा, ना ही फ्रांसिस, ना ही एरिक्सन आएगा। तो आएगा कौन? जीन पियाजे जी। क्योंकि संज्ञानात्मक का जिक्र अगर होता है तो जीन पियाजे जी का नाम आता है। तो जीन पियाजे जी इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में कम उपलब्धि का कारण होता है? अगर बच्चे में कम उपलब्धि का कारण है तो हमें क्या मानेंगे? वह सामाजिक भेदभाव नहीं होता, समाज में सुखों को आसान पहुंच सबसे ज़्यादा ये कम उपलब्धि का कारण माना गया है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वर्ग 3 में किस प्रकार का ईएसवी सही मानता है। टेलर फ्रेम किसके लिए सहायक उपकरण है? तो जो कम दृष्टि होती है, जिनको कम दिखता है, ठीक है, उनके लिए टेलर फ्रेम होता है, एक सहायक उपकरण होता है जो कि उन कम दृष्टि देखने वालों को बेनिफिट होता है, उनका हेल्पफुल करता है ये उपकरण। ठीक है। एक शिक्षक छात्रों के एक समूह को अन्य बातों को उनके जाति नाम से पुकारते देखते हैं तो ये करना क्या होगा कि वह स्थिति का विश्लेषण कर ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए रणनीति तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रारंभिक बाल्यावस्था विकासात्मक विलंब का चेतावनी संकेत है? अब देखिए विकासात्मक विलंब दिया गया है, वो भी प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम 6 से 9 वर्ष तक अवस्था मानते हैं। तो इसमें खिलौने तक नहीं पहुंच पाना, उन्हें पकड़ नहीं पाना भी हो जाएगा और छोटी वस्तुओं को नहीं उठाना ये भी हो पाएगा। तो ए और बी दोनों, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादातर इन सभी प्रश्नों को समझना है, फीडबैक करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है खाली स्थान को उनकी जिज्ञासा जगाने के लिए विशेष रचनात्मकता और असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो असाइनमेंट कार मौलिक विचार उत्तेजक और प्रयोज्यता की जैसे जो भिन्न होता है, वो कहीं ना कहीं हम जो किस प्रकार के बच्चे होंगे तो जो रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं, उनको जिज्ञासा जगाने के लिए विशेष और रचनात्मकता असाइनमेंट दिया जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्नों की तरफ। इनमें से कौन जो है कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को खराब प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए अब कम उपलब्धि का जिक्र किया गया है और खराब प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया है। तो कम उपलब्धि और खराब प्रदर्शन की अगर बात करता हूँ तो घर का वातावरण भी हो सकता है, स्कूल का माहौल और आस पड़ोस तीनों हो सकते हैं। तो तीनों वाला ऑप्शन हमें सही कर लेना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से परिवार के बारे में सत्य नहीं है कि इस स्तर पर सामाजिकरण की प्रक्रिया औपचारिक रहती? गलत है। इस स्तर पर सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी औपचारिक न होकर अनौपचारिक रहती? कैसी रहती है? अनौपचारिक रहती, ना कि औपचारिक। ये कथन हमारा सत्य नहीं दिया गया है। बाकी अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हार्वर्ड गार्नर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि कैसी होती है?
तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता की बात करता हूँ, तो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के। तो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि में आपका कौन कौन सा आता है? भाषागत, स्थानिक और अंतर व्यक्तित्व की आता है, घटकी इसमें नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। पूर्व विद्यालयी शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है? कि बच्चों में रट्टा मार, तो रट्टा मार तो नेगेटिव हो जाएगा, यह उद्देश्य गलत हो जाएगा। किसी और जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्न नेगेटिव हमारे आ जाते हैं, आप अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं। अगला कि इनमें से किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जो किसी परिघटना विशेष के अर्थ या सार्थकता पर विचार करती हैं? तो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक अधिगम और कॉग्निटिव लर्निंग की बात करें। कॉग्निटिव लर्निंग जो होता है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए, रिपीट हो गए, तो इसको पढ़ना है, समझना है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आज बहुत ही जल्दी हमने सॉल्व पेपर किया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए थे, तो इसलिए जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसलिए हम जो है थोड़ा फास्ट इस पेपर को सॉल्व किए हैं। 30 क्वेश्चन में सभी लोग फीडबैक करिएगा। बाकी सभी प्लेलिस्ट बना दिया गया सभी प्रीवियस पेपर का सॉल्व का, और जैसे ही चयन परीक्षा का अपडेट आता है, क्लासेज शुरू होंगी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर आएंगे, ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाएँ, बेहतर सजेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।